Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. Guys, अब तक हमने 1 से लेकर सेक्शन 13A तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप उन वीडियो को वॉच कर लीजिए, बिकॉज जो हमारे सेक्शन होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, देन ही आपको ये वीडियो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 13B। जो हमारा सेक्शन 13B है ये बात करता है म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स की। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने कंसेंट के साथ विलिंगफुली अपनी मैरिज की को डिसॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पटिशन लगाते हैं डिवोर्स की डिक्री के लिए। म्यूचुअली कंसेंट के साथ वॉलंटरली अपनी कंसेंट के साथ एक दूसरे की कंसेंट के साथ विलिंगफुली अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको मीनिंग समझ लग गया होगा। अगर हम बात करें सेक्शन जो 13B है ये इंसर्ट हुआ था अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। यहाँ पर अब हम इसका मीनिंग को और क्लियरली समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए देखेंगे। बोथ पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ आर एग्रीड टू डिसॉल्व द मैरिज मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज कंसेंट देते हैं, एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज को। गाइज अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें जो हमारा सेक्शन 13B है इसके हमारे सब सेक्शन 2 है 1 एंड 2। जो फर्स्ट है ये बात करता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स मीन्स आप डिसोल्यूशन करते हो अपनी मैरिज को डिसोल्यूशन करने के लिए पटिशन लगाते हो मे बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय बोथ द पार्टीज टू अ मैरिज टुगेदर मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ अपनी मर्जी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए मैरिज को खत्म करने के लिए पटिशन लगाते हैं अपनी कंसेंट के साथ दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ। Whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Law Amendment Act 1976, ये वाली जो रेमेडी है दिस रेमेडी फॉर चाहे उनकी मैरिज इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले हुई है चाहे आफ्टर में हुई है दोनों पार्टीज वो इसकी रेमेडी को ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एंड मोर। गाइज ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। कौन सी पार्टी ये पटिशन की रेमेडी ले सकती हैं? जो पार्टी एक दूसरे से 1 year एंड मोर टाइम से लिविंग सेपरेटली रहते हों। दैट दे हैव बीन एबल टू लिव टुगेदर। सेकंड पॉइंट हो गया कि दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ रहने के लिए वो एबल नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है थर्ड की एंड दैट दे हैव म्यूचुअली एग्री टू दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व मीन्स वो मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए एग्री हो जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड not earlier than 6 months after the date of presentation of the petition referred in subsection 1। इसे हम आपको एग्जाम्पल के साथ ही अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखिए ये है 1 जनवरी 2022 ये है 1 जून 2022। इस डेट को आपने पटिशन लगाई हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने। ये आपके 6 मंथ से पहले आपको डिक्री ग्रांट नहीं होगी। ये हमारा सेक्शन 13B बोलता है। इसके बाद अगर हम बात करें ये देखिए हमने इस सेक्शन को यहाँ पर छोड़ा था एंड नॉट लेटर देन 18 months आफ्टर द सेड डेट। अगर आपकी जो पटिशन है डिक्री है जो आपने पटिशन लगाई थी डिवोर्स की जो उसकी डिक्री है वो आ जाती है डिवोर्स की तब भी आपके पास 18 month का टाइम पीरियड होता है एक्सपायरी डेट कि अगर आपको डिवोर्स के बाद भी लगता है कि अब हम दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं अब अपनी जो लाइफ है लिविंग लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो उनके पास 18 month का टाइम पीरियड होता है। वो अगर उन्हें लगता है
कि अब हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो 18 मंथ के अंदर वो दोनों पार्टीज कोर्ट में जाकर डिवोर्स की पिटीशन को डिसमिस करवा सकते हैं। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझा रहे हैं। हमने ये देखिए यहाँ तक छोड़ा था इसे 18 मंथ्स। देखिए, इफ द पटिशन इज नॉट विदड्रॉन इन द मीन टाइम, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी पटिशन को विदड्रॉ नहीं करती, द कोर्ट शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, कोर्ट आपकी पटिशन से, आपकी स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हो जाती है आफ्टर हियरिंग द पार्टीज की हियरिंग के बाद। मीन्स जहाँ पर जब आपने पटिशन फाइल की, उसके साथ ही उसी डेट को, उसी टाइम पर, उसी दिन को, डे पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है। एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, आपकी इंक्वायरी भी होती है। स्टेटमेंट को सुनने के बाद पटिशन देखी जाती है, एंड जो भी आपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाई होती है एंड जो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होते हैं उन्हें देखा जाता है। एंड कोर्ट ऑल चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो जाए, एज इट थिंक फिट, वहाँ पर उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, दैट द मैरिज हैज़ बीन सॉल्मेनाइज, जो मैरिज है वो आपकी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ही होनी चाहिए, जो भी हमारी सेरेमनी इस लॉ में बताई गई है, इस एक्ट में जो हमारा सेक्शन 7 है। एंड दैट द एवरमेंट इन पटिशन आर ट्रू, अगर आपकी पटिशन ट्रू है, पास अ डिक्री ऑफ डिवोर्स डिक्लेयरिंग द मैरिज टू बी डिसॉल्व्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। मीन्स जिस डेट को आपकी डिक्री आती है डिवोर्स की, वहां पर आपको बताया जाता है कि आप दोनों पार्टीज का डिवोर्स हो गया, अब जो आपकी मैरिज है एक दूसरे से खत्म होगी। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी। अब हम इन एलिमेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प लेंगे अपने केस लॉ की। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट था हमारा, पार्टी शुड बी लिविंग सेपरेटली। सुरेश देवी वर्सेस ओम प्रकाश 1991 का ये केस है। इसमें ये हेल्ड किया गया था लिविंग सेपरेटली डज नॉट नेसेसरी मीन लिविंग इन डिफरेंट प्लेस। इसका मीन्स ये है कि जो पार्टी है वो एक डिफरेंट प्लेस पर भी रहना ये नेसेसरी नहीं है। द फ्रेज लिविंग सेपरेटली मीन्स नॉट लिविंग टुगेदर। अगर लिव, यहाँ पर क्या है, जो फ्रेज है लिविंग सेपरेटली मीन्स नॉट लिविंग टुगेदर आ हस्बैंड एंड वाइफ, इसका मीनिंग ये है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे, बट लिविंग अंडर द सेम रूफ, आप एक ही रूफ के नीचे। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कई बार पार्टीज क्या होती है एक ही छत के नीचे रहती हैं, बट वो अपने जो भी मैरिटल कमिटमेंट होती हैं उन्हें फुलफिल नहीं करती अपनी विलिंग के साथ, इच्छा के साथ, वॉलेंटरली। एंड जो भी उनमें जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो एक छत के नीचे रहते हैं, बट फिर भी वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रहते, तो उनके पास राइट है कि अगर वो चाहें वो इस सेक्शन के अंडर अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम केस लॉ की हेल्प लेंगे। प्रदीप पंत वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2012 का ये केस है। इसमें वाइफ एंड हस्बैंड के पास एक डॉटर भी है, उनकी एक डॉटर भी थी, बट ड्यू सम टाइम उनमें कुछ ऐसे इश्यूज अरेज होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते एंड वो स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ सेपरेटली रहना, और उन्हें लगता है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो वो दोनों पार्टीज डिवोर्स की डिक्री, म्यूचुअल कंसेंट की डिक्री इसी ग्राउंड के बेस पर कोर्ट में लगा देते हैं। जो डिसाइड करते हैं वो चाइल्ड की कस्टडी को लेकर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, विदाउट एनी इशू, उनमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होता। आफ्टर फाइलिंग द पिटीशन दे वेर गिवन अ 6 month वेटिंग पीरियड, also known as a cooling period, which may extend to 18 month, give the couple rethink about the decision। ये देखिए, इसका मीनिंग ये है कि जब इन्होंने पटिशन लगाई उसके बाद इन्होंने कूलिंग पीरियड, ये होता है कि अगर उसके साथ ये होता है कूलिंग पीरियड, एप्लीकेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको 6 month या इससे पहले भी आपको जो आपकी जो डिक्री है डिवोर्स की वो ग्रांट हो सकती है। अगर हम 6 month की बात करें गाइस, जहाँ पर आ रहा है, हम आपको ये देखिए, फर्स्ट हमने आपको पीछे भी अंडरस्टैंड करवाया था। ये देखिए, आपका 1 जनवरी 22 को आपने पटिशन लगाई,
1 जून को आपकी जो पटिशन है वो आपकी ग्रांट होगी, आपकी डिक्री आ गई। इसके बाद जो आपका टाइम पीरियड है होगा 18 मंथ का, यहाँ से स्टार्ट काउंट किया जाएगा 18 मंथ। अगर आपको लगता है कि अब भी हम एक दूसरे के साथ लिविंग जॉइंटली कर सकते हैं, तो आप जो अपनी डिवोर्स की डिक्री है उसे खारिज भी करवा सकते हैं। आपके पास 18 मंथ का टाइम होता है। ये चीज़ें हमारी इस केस लॉ में बताई गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस लॉ की। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, ये 2017 का केस लॉ है। इसमें बात की गई थी जो कपल हैं उसमें कुछ ऐसे इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमें जो सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो भी उनकी होती हैं, जो कपल होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम पे नहीं रह सकते या नहीं रहना चाहते, तो वो सेटल करते हैं, एक एलिमनी सेटल करते हैं, कस्टडी करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। बट यहाँ पर बात आती है ऑलरेडी जब उनमें जो भी सेटलमेंट हो जाती हैं, दे डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएट विद द ईच अदर। उसके बाद वो कुछ ऐसा नहीं एसोसिएट करते, बट वो इतने, यहाँ पर मेन बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर उन्हें लगता है कि जो पार्टीज में इतने डैमेजेस हो गए हैं, इतनी उनमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में इतनी इंजरीज हो गई हैं अपने रिलेशन को लेकर, उनके रिलेशन में अब वो दोबारा से रिमूव नहीं हो सकते या उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो दोनों को ऐसा लगता है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि उनके डिवोर्स में डिले नहीं होनी चाहिए। अगर डिले होती है तो वो मे भी हो सकता है कि उन दोनों के लिए हार्मफुल हो, उन दोनों को हर्ट कर सकती है। इसलिए अगर कूलिंग पीरियड की जो एप्लीकेशन लगती है उसके बिहाफ के ऊपर, जब 6 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वेविंग ऑफ का, अगर लगता है कि उसके बिहाफ पर के ऊपर, उसके बेस के ऊपर जो उससे पहले 6 मंथ से पहले भी जो डिवोर्स की डिक्री है वो ग्रांट होनी चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्टीज में ऐसे इतने डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं कि वो दोबारा से रिकवरेबल नहीं हो सकते, उनकी जो रिकवर है वो नहीं हो सकते, जो उनके डैमेजेस है वो फुलफिल ही नहीं हो सकते, वो जो रिलेशन है इतना डैमेज हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अगर जो साइलेंस होता है हमारी सेकंड स्टेज के ऊपर, सेकंड आपकी स्टेटमेंट होती है 6 मंथ में, तो जब आपकी सेकंड स्टेटमेंट होती है तो क्या उसमें एक पार्टी अगर साइलेंस होती है तो क्या आपका केस विड्रॉ माना जाता है? तो जहाँ अगर आपकी 6 मंथ की डिक्री पास होने लगती है तब क्या वो डिक्री मानी जाती है? गाइस ये देखिए, अब हमने आपको एग्जांपल तो दी थी कि चाहे आपका 1 जनवरी को आपने पटिशन लगाई, 1 जून को आपका आ गया डिसीजन। अगर जब आप 1 जनवरी को आप पटिशन लगाते हो तो वहाँ पर भी आपकी एक होती है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है गाइस, अगर दोनों पार्टीज फर्स्ट डेट के ऊपर आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो नेक्स्ट क्या होता है कि आप जब आपकी सेकंड स्टेटमेंट होनी होती है तब आप में से दोनों में से एक पार्टी मान लीजिए साइलेंस हो जाती है, तो किसी किसी पे जो कोर्ट है वो ऑब्जर्व करती है रेयर केसेस में कि अगर उन्हें लगता है कि पार्टी यहाँ पर विलिंगफुली हम कंटेम्प्ट ऑफ जो हमारा ऑर्डर है कोर्ट का उसकी कंटेम्प्ट कर रही हैं, तो कोर्ट उस पर उस चीज़ को अवॉइड कर कर भी डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करती है। मीन्स अगर कोई पार्टी दोनों में से एक पार्टी कोर्ट में जाकर साइलेंस हो जाती है, स्टेटमेंट नहीं देती, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि आपकी डिवोर्स की डिक्री नहीं ग्रांट होगी। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि दोनों में से एक पार्टी साइलेंस है, उसे रीज़न भी पूछा जाता है। अगर कोर्ट आपके रीज़न से सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर आपका जो भी मैरिज की जो डिक्री होती है डिवोर्स की, तो उसे भी एक बार देखा जाता है कि हाँ दोनों में डिवोर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, पार्टियों के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइस यहाँ पर हमारा केस था हमारा राजस्थान हाई कोर्ट का केस लॉ है, ये इसी चीज़ को लेकर डील करता है। सुमन वर्सेस सुरेंद्र कौर, ये हमारा केस 2002 का है। इसमें हस्बैंड था जिसने साइलेंस हो गया था, बट तब भी कोर्ट ने जो इसे इट वाज हेल्ड दैट साइलेंस कुड नॉट बी टेकन अकाउंट फॉर विड्रॉल ऑफ द कंसेंट। गाइस ये देखिए, जो हमने अभी आपको एग्जांपल दी थी वो सेम एज ही इसी केस की दी थी, आप इसे एक बार देख लीजिएगा।
मोस्टली क्या होता है कि कई बार हस्बैंड था, हस्बैंड ने एकदम साइलेंस हो गया, उसने कंसर्न, उसने सेकंड स्टेटमेंट में नहीं बोला, तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उन दोनों के लिए जो सफिशिएंट है डिवोर्स, तो कोर्ट ने उस चीज़ को भी काउंट नहीं किया, बट फिर भी उन्होंने डिवोर्स की डिक्री दे दी, विथड्रॉल ऑफ कंसेंट। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें दोनों में से एक पार्टी अगर चाहती है या दोनों पार्टीज चाहती हैं अपने केस को विड्रॉल करना, तो क्या उसे अनलिटरली विड्रॉल हो सकता है, कंसेंट उनकी हो सकती है। गाइस, जो हमारा सेक्शन 13B है, दिस सेक्शन डील टू बोथ पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ। अगर दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं अपनी जो पटिशन लगाई है उसे विड्रॉल करने के लिए, जो उनकी पटिशन है वो डिसमिस हो सकती है। दोनों में से एक पार्टी भी अगर होती है तो ऑब्वियसली अगर एक पार्टी एग्री होती है तो दूसरी पार्टी को वो मना भी सकती है, कन्वेंस कर सकती है, बिकॉज अगर अब भी उनकी डिवोर्स नहीं हुआ, अब उनके पास एक चांस है, एज ए वो हस्बैंड एंड वाइफ अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं तो कोर्ट में अगर जाकर बोलती हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपनी पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है, आप अपनी पिटीशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अदर ग्राउंड्स की। गाइस, ये देखिए जो हमारी अदर ग्राउंड्स हैं, मैरिज इज सॉल्मनाइज्ड एज पर हिंदू लॉ। गाइस, यहाँ पर हमने हिंदू लॉ की बात इसलिए की कि कई बार क्या होता है कि बहुत जो पुरानियाँ शादी होती हैं जो पास्ट टाइम में हुई थी, मान लीजिए उनमें से किसी को 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद 20 साल होने के बाद पार्टियां कोर्ट में आती हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना। हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों को मान लीजिए 22 साल हो गए, इन दोनों को जो फर्स्ट बेबी हुआ है, सेकंड बेबी के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने स्टार्ट हो गए। जो सेकंड बेबी हुआ था इन्हें थोड़ा लेट हुआ था, तो ये इसकी जो एज है वो 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुई। तो पास्ट टाइम में क्या होता था कि जो भी उनमें उनकी जो मैरिज होती थी तब क्या होता था, फोटोग्राफी का इतना ट्रेंड नहीं होता था, वीडियो का इतना ट्रेंड नहीं होता था, तो उनके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि जो उनकी मैरिज है वो सॉल्मनाइज्ड हुई है एज पर हिंदू लॉ। दिस इज अ मेन पॉइंट। कई बार क्या होता है कि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, तो कोर्ट क्या बोलती है कि आप हमें प्रूफ दीजिए, आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए या मैरिज की फ़ोटोग्राफ दिखाइए, या फिर अपनी जो भी मैरिज की आपकी जो भी वीडियो है उसमें से फ़ोटोग्राफ्स निकाल कर दिखाइए। तभी कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि हाँ, इन दोनों में मैरिज सॉल्मनाइज्ड हुई थी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। तो गाइस, यहाँ पर आपको ये बात भी अंडरस्टैंड होगी। अगर हमने ये बात यहाँ पे होल्ड की है, ये आपके सेकंड के साथ, थर्ड पॉइंट के साथ डील करती है। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम सेटल्ड ऑल देयर डिस्प्यूट एज लाइक परमानेंट एलिमनी। गाइस, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन हस्बैंड ने मान लीजिए वाइफ को 25 लाख की 25 लाख की परमानेंट एलिमनी दे दी, इसके बाद वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज हस्बैंड ने यहीं पर इसे हम एक लमसम अमाउंट भी बोल देते हैं। तो इनमें जो भी सेटलमेंट होती है अपनी इच्छा के साथ ही होती है, कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं बोलती, कोर्ट नहीं सेटलमेंट करती कि आप 25 लाख की बजाय ज़्यादा लीजिए, कम लीजिए, जो हस्बैंड की कितनी सैलरी है, हस्बैंड मेंटेनेबल है नहीं है, ये इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है, हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर। अगर हम बात करें चाइल्ड कस्टडी की, तो गाइस यही एग्जाम्पल को लेंगे, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन दोनों के जो भी बच्चे हैं, मान लीजिए इस बच्चे की जो 18 ईयर एज है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो कोर्ट वहाँ पर क्या बोलती है कि जो ये सेक्शन है ये डील करता है, ओनली सेक्शन डील करता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को। हमने अभी बेयर एक्ट लैंग्वेज भी देखी, तो उसमें बच्चे की कस्टडी के बारे में कोई बात नहीं। अगर आप बच्चे की कस्टडी को लेकर भी सेटलमेंट करते हो तो आपको उसकी जो स्टेटमेंट है वो एक अलग अलग केस आपको फाइल करना पड़ेगा। उस केस में आप म्यूचुअली पार्टीज दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टीज जाकर स्टेटमेंट करवा सकते हैं कि जो चाइल्ड की कस्टडी है वो किसके फेवर में जानी, किसके फेवर में होगी, जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा, हस्बैंड के पास या वाइफ के पास, इसका एक अलग से मैटर है, ये एक दिस इज अ डिफरेंट मैटर। गाइस, ये देखिए, इसके बाद हम प्रोसेस की बात करते हैं। जो प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टीज क्या करती हैं, पटिशन लगाती हैं, जॉइंट पटिशन। एक ही पटिशन में दोनों अपनी जो भी रीज़न होते हैं वो मेंशन करते हैं। उसी डे पर आपकी जो पटिशन है वो इंस्टीट्यूट होती है कोर्ट में।
कोर्ट में जब आपकी पटिशन आप इंस्टीट्यूट करते हो, उसके बाद वो जाती है आपकी कोर्ट में, जिस भी फैमिली कोर्ट को डील करती है, यूरिसडिक्शन होगी उस कोर्ट में आपकी जो पटिशन जाती है। तो अगर हम बात करें, उस पटिशन जब कोर्ट में जाती है, उसके बाद उसी दिन में, उसी सेम डे पर आप दोनों की फर्स्ट स्टेटमेंट होती है। ये है हमारी सेकंड स्टेज। जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, उसकी इंक्वायरी की जाती है कि दोनों पार्टीज क्या बोल रही है, क्या पिटिशन में लिखा है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है। जो हमारा अभी थर्ड पॉइंट है, इसमें है कि कोर्ट पास ऑन ऑर्डर गिव पार्टीज अ कूलिंग पीरियड मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स। मीन्स आपको जो आप कूलिंग पीरियड भी एप्लीकेशन लगाते हो, तब भी हो सकता है कि कोर्ट आपको 6 मंथ या इससे कम टाइम में आपकी जो डिक्री है वो ग्रांट कर दे। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, जो कोर्ट है, अगर आपकी सेकंड मोशन जब आपकी 6 मंथ के बाद भी आपकी स्टेटमेंट होती है, यहाँ थी आपकी जब आपने पिटीशन फाइल की तब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है, उसके बाद कोर्ट आपको डायरेक्ट 6 मंथ की डेट डालती है, तब आपकी सेकंड स्टेटमेंट होती है। तो 6 मंथ के टाइम से बाद अगर आपके जो ऑर्डर होते हैं पास हो जाते हैं, उसके बाद जो आपकी एक्सपायरी डेट होती है वे 18 मंथ की होती है। गाइस यहाँ पर हमारे माइंड में ना अभी एक क्वेश्चन आया, आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। ये यूरिसडिक्शन है गाइस। यूरिसडिक्शन जो होती है, जहाँ तक हम आपको बता पाएंगे कि जो यूरिसडिक्शन है कोर्ट की, इस प्रोविजन में, मान लीजिए ये है हस्बैंड, ये हस्बैंड है, ये है हस्बैंड, तो ये है वाइफ। यहाँ पर इन दोनों की मैरिज हुई है, उस प्लेस के ऊपर भी आप इस मैरिज की पटिशन को, इस मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए इस पटिशन को लगा सकते हैं। जहाँ फिर यहाँ पर हस्बैंड रिसाइड करता है, तब भी आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जाकर दोनों पार्टीज अपनी पटिशन को लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपकी वाइफ रिसाइड करती है वहाँ पर भी, जहाँ इसमें अब फोर्थ पॉइंट ये भी है कि जहाँ पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट टाइम पर रिसाइड किए थे, कुछ टाइम के लिए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहते थे, उस टाइम पर उस प्लेस पर भी जाकर आप अपनी पटिशन लगा सकते हैं। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की नेसेसिटी लगी तो प्लीज़ आप हमें उसके लिए भी बता सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं एंड हम आगे से आगे और वीडियो बनाते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग विद अस।